नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ उन सभी साथियों का जो लगातार हमारी वीडियो देखते हैं, अपना प्यार देते हैं और कमेंट करके हमें बताते हैं कि आगे किस विषय में हमें वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों, हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि सर, जो कर और राजस्व निरीक्षक परीक्षा है उसके लिए हिंदी में जो उसका सिलेबस है उसके हिसाब से हमें एमसीक्यू सीरीज चाहिए हिंदी की। दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न याद करवाना नहीं है, बल्कि हर टॉपिक की मजबूती नींव रखना है, ताकि परीक्षा में चाहे प्रश्न किसी भी रूप में आए, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका सही उत्तर दे सकें। इसलिए आज की इस क्लास में मैंने सबसे पहले हिंदी के प्रथम अध्याय, आपने सिलेबस देखा होगा अपना, तो सिलेबस में जो पहला अध्याय है वो है वर्ण विचार का संक्षिप्त अध्ययन। तो मैंने इस में उसके बाद मैं पूरा सेक्शन कराऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा उसका आपको रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपको एमसीक्यू करने में काफी आसानी होगी। इसमें हम सरल भाषा में समझेंगे दोस्तों। आपका जो वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन, वर्गीकरण, उच्चारण, स्थान, अनुस्वार, अनुनासिकी और विसर्ग। इसके बाद इन्हीं टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण परीक्षा स्तरीय एमसीक्यू प्रश्न भी हल करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो और प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। अगर आप कर राजस्व परीक्षा, वह कर व राजस्व परीक्षा, या जो कनिष्ठ सहायक एवं स्टेनोग्राफर परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है और परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो भी बिल्कुल सेम है। मैंने पैटर्न देखा है दोनों का, तो दोनों में लगभग एक ही प्रकार का है। जैसे कर व राजस्व विभाग की जो परीक्षा है उसमें तो जो इसमें दिया गया है कुछ है नहीं, लेकिन जितना कॉमन है मैं उसको दोनों को साथ साथ करा रहा हूँ, जो दोनों में कॉमन पूछा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास, जो कनिष्ठ सहायक एवं स्टेनोग्राफर परीक्षा और मेनली कर व राजस्व विभाग की जो परीक्षा है उस पर। तो दोस्तों, हिंदी सिलेबस पर आधारित जो इसका सिलेबस है उसके हिसाब से सबसे पहले वर्ण विचार। अब हम सबसे पहले क्विक स्टडी प्लस जो इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन और वर्ण, ये तो आपका लाइसेंस है। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है कि लिखित वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू की परीक्षा होगी। उसमें हिंदी के 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा। दोस्तों, जो पहला लेसन है वो है आपका वर्ण विचार। उसमें अंक का जो भार होगा वो 15 अंक से संबंधित आएंगे। 15 अंक का पूछा जाएगा ये वर्ण वाले उस सेक्शन से। मैं इसमें उसी के माध्यम से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और व्याख्या सहित उनको कराने जा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं, जिससे हमको पूरे जो एमसीक्यू है उनको करने में काफी आसानी होगी और हमारा डबल रिविजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ण विचार एवं वर्णमाला संक्षिप्त अध्ययन, क्विक स्टडी नोट्स। पहला है वर्ण एवं ध्वनि। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को। और कौन सी इकाई को? मौखिक इकाई को। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दो तरफ से होती है। सबसे पहले आपको भाषा समझना जरूरी है दोस्तों, कि भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा क्या होती है। भाषा दोस्तों वह होता है, वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी के साथ बोलकर या लिखकर उसको अपनी बात बता सकते हैं, तो वो भाषा होता है। और भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो वो आप कमेंट करना, लेकिन मैं बताता हूँ आपको पहले। तो भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, एक होती है आपकी लिखित भाषा, एक होती है आपकी मौखिक भाषा और एक होती है आपकी सांकेतिक भाषा। ठीक है दोस्तों, मौखिक भाषा में क्या होता है दोस्तों, जिससे हमें अपने मुख से बोलकर किसी को बताते हैं। ठीक है,
तो अपने मतलब किसी को कुछ जानकारी बता रहे हैं तो अपने मुंह से बोलकर जो जानकारी बताते हैं वो मौखिक हो गई, लिख कर जो बताते हैं वो लिखित हो गई, और सांकेतिक जो वो गूंगे और या बहरे होते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो लिखित इकाई जो होती है वर्ण होती है, और जो मौखिक इकाई होती है वो ध्वनि होती है। वर्णों का क्रमबद्ध एवं जो व्यवस्थित समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, तथा कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। दोस्तों अगर मूल वर्ण परीक्षा में पूछा जाता है तो वो आपके 44 हो गए, उसमें से आपके 11 स्वर और 33 व्यंजन हो गए। और अगर जो कुल वर्ण पूछा जाता है तो कुल वर्ण आपके कितने हैं? 52, 52 हैं। अब आता है दोस्तों स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। अब स्वतंत्र रूप से कौन बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से वो स्वर बोले जाते हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे दोस्तों क है, आ, इ, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ है। अब देखो हम क बोल रहे हैं, क बोल दिया, तो क को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों व्यंजन होते हैं। मैं एक बार इसी को समझा देता हूँ फिर बताऊंगा। ठीक है। व्यंजन स्वरों की सहायता इनको बोलने में ली जाती है, तो वे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब व्यंजन कैसे कहा जाता है? अब देखो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन मूल रूप से कितने होते हैं? आपके 33 होते हैं। मैंने यहाँ भी बताया था आपको 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? आपके 11 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? आपके 2। अंग और अहो आपके क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। अब व्यंजन की बात ये, तो व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम कैसे बता सकते हैं कि व्यंजन कौन है? तो दोस्तों इसमें से जैसे मैंने एक शब्द बता दिया, जैसे आपका क है। ठीक है। अब क है तो क को बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़े? आप इसका उच्चारण करो, तो उच्चारण करो में तो क में क्या आ रहा है? क भी आ रहा है। तो जिनको बोलने के लिए स्वरों की भी सहायता देनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहा जाता है। अब आते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुप्त स्वर होते हैं। तो यहाँ मैंने वो दिया नहीं है शायद, क्योंकि वो उसके हिसाब से था, क्या कहते हैं उसको, कि मतलब सिलेबस के हिसाब से एक क्विक रिवीजन है। वैसे तो आपने सब पढ़ाई हुआ, लेकिन जो होता है इसका प्रकार में वो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर होते हैं। हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहा जाता है। प्लुप्त का एक उदाहरण होता है, वो होता है ओम। ठीक है। हर्ष स्वर, और मैं इसको आपको बहुत ढंग से बता सकता हूँ अगर मैं हिंदी की क्लास शुरू करवाऊँ, लेकिन अभी उस हिसाब का रिस्पॉन्स नहीं है, तो मुझे इसको कराने में काफी समय भी लगेगा, क्योंकि आपके लिए सभी जानकारी भी पहले एकत्रित करनी है कि जो परीक्षा पैटर्न पर है बुक के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बुक तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। आपको तो वो पढ़ाना है जो परीक्षा में पूछा जा रहा है, जिस हिसाब से परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो अभी इस रिस्पॉन्स है नहीं, जैसे ही रिस्पॉन्स होगा तो मैं पक्का आपको हिंदी की क्लास शुरू कराऊंगा। तो इसी प्रकार से होते हैं, हल्का हल्के बता देता हूँ। हर्ष स्वर होता है और यू री, मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर ये होते हैं, संयुक्त स्वर ये होते हैं। संयुक्त स्वर 2 स्वर जो अलग अलग उनके मिलकर बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं या स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अयोगवाह, अंग और अनुस्वार, विसर्ग ये न तो पूर्ण स्वर होते हैं, न ये व्यंजन होते हैं, न अनुस्वार या अयोगवाह अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन ये भी हमने आपको बता दिया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, त्रिगुण व्यंजन। दोस्तों ये जो भी सेट है यहाँ पर ये बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा से। जो स्वर और व्यंजन से प्रश्न पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं क से म वर्ग तक होते हैं। म वर्ग क्या होते हैं? जैसे क का वर्ग ये हो गया, इसमें क के अंतर्गत जो जो आते हैं, जैसे आपका क ख ग घ ङ हो गया, तो वैसे ही क के बाद जो अलग दूसरा आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस प्रकार से जो वर्ग होते हैं इसमें यहाँ पर क होता है, यहाँ पर म होता है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्ग में होता है ये क्या होता है? आपका स्पर्श व्यंजन होता है। अंतस्य व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व। इस बार एक परीक्षा में पूछा गया था कि अंतस्य व्यंजन कौन सा है, तो उसमें ल उसका आंसर था। वो किसमें पूछा गया था? पटवारी परीक्षा में पूछा गया था। य और वो क्या है? अर्धस्वर है, और र क्या है? आपका लुण्ठित या परकंपित, ल है आपका पार्श्विक। अब मैं आपको एक पूछता हूँ, ह
हॉ को क्या कहा जाता है, आप जरूर कमेंट में बताना, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। हॉ को क्या कहा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉ, तो लॉ को पारसी कहा जाता है, तो वैसे हॉ को कुछ कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। उसमें संघर्षी व्यंजन शशजह है, संयुक्त व्यंजन द्विगुण व्यंजन ड है। तो ये इस प्रकार से ये है, ये आपको याद करने हैं। ये तो मैं सिर्फ ये तो एमसीक्यू क्लास चला रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा आपका रिविजन भी हो जाए, ठीक है। उच्चारण स्थान है आपका कंठ में है, और आ क ख ग ये सब है। मैंने आपको ये भी अगली क्लास में बता रखा था कि कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, इस प्रकार से आपको ये सीरीज बनानी है। इसमें क वर्ग हो गया, ग वर्ग हो गया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप बनाओगे, जैसे क हो गया, क ख ग छ छ ज ज इस प्रकार की जो सीरीज होगी, इसमें से पता चलता है। तो पहला होता है वो प वर्ग वाला, तो उसमें कंठ होता है। दूसरा च वर्ग वाला तालव्य होता है। तीसरा होता है मूर्धन्य, और जो ट वर्ग वाला होता है, त वर्ग वाला दंत होता है, और प वर्ग वाला कुष्ठ होता है, प फ ब भ म, ठीक है। और कंठ तालव्य होते हैं ए कंठोष ओ दंतोष ये होते हैं। पोस्ट में देखो इस बार भी आया था अल्प प्राण, महाप्राण, अपघोष्ठ और सघोष्ठ, तो ये भी आपको याद करना है। मैंने आपको शॉर्ट में सब इसका ब्रीफ जानकारी दे दी है। इसी तरीके से दोस्तों अब शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इससे बाहर परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है दोस्तों। मैं ये सीरीज 2 पार्ट में भी करा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी होती है तो आप लोग ज्यादा नहीं देखते हो, इसके चक्कर में मुझे ये दूसरा पार्ट बनाना पड़ सकता है अगर वीडियो बड़ी हुई तो। दोस्तों अभी मैंने प्रश्न आपको बता दिए हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो ये भी मैंने बताया है, और मौखिक इकाई भी बताया है। दोस्तों जो लिखित इकाई होती है वो होता है वर्ण, और जो मौखिक इकाई होता है वो होता है ध्वनि, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होता है, और लिखित इकाई कौन सी होती है, वर्ण होता है। और सार्थक इकाई जो होती है या पूर्ण इकाई होती है, तो सार्थक इकाई आपका शब्द होते हैं, और जो पूर्ण इकाई होती है वो होता है वाक्य। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर हर्ष स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हर्ष स्वरों की कुल संख्या होती है दोस्तों 4, और वो होता है आपका अ, और आपका ई और उ, ठीक है। और जो कुल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, और 33 व्यंजन होते हैं, तो 33 और 11 आपका 44 हो गया। तो जो कुल हो गया वो आपके कितने 44 हो गई, ठीक है। हिंद वर्णमाला में जो हर्ष स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, जो अ ई उ परी होते हैं। निम्नलिखित में से कंठ, अभी मैंने आपको बताया था कंठ कौन होते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके माध्यम से भी बता सकते हो, क वर्ग वाला आ रखा है, तो क वर्ग वाला इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इससे भी आप पता कर सकते थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिनका उच्चारण कंठ से होता है कंठे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं इनमें और आ क वर्ग क ख ग ढ ये वर्ग क्या है, विसर्ग में शामिल होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ए और आई वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया था, ये होता है कंठतालव्य, तो ये है कंठतालव्य, ठीक है। कंठतालव्य ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक ही रचना होती है अ प्लस ई से, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। और अ का स्थान कंठ होता है, ई का स्थान ताल होता है, तो कंठतालु हो जाएगा, ठीक है। अगला है हिंदी में अयोगवाह वर्ण किसे कहा जाता है, तो हिंदी में दोस्तों अयोगवाह कहा जाता है आपका अंग और पह को, जो कि क्या होते हैं अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये तो न पूर्णतः स्वर होते हैं दोस्तों, और ये क्या होते हैं पूर्णतः व्यंजन होते हैं, परंतु यह स्वरों के योग से वहन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य श्रेणी में आता है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, कंठ ताल, ठीक है, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ अब आ रहा है इसमें टॉवर में। तो जो मूर्धा को स्पर्श करने के बोले जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है यौर और व्यंजनों को किस वर्ग में रखा गया है, ये भी हमने आपको अभी बताया है, अंतस्थ व्यंजन बताया है दोस्तों। परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है, ये भी परीक्षा में बना, ये तो इस बार पटवारी में भी बना हुआ था, आपने खुद देखा होगा अगर आपने वो परीक्षा दी होगी तो, ठीक है। इनकी संख्या 4 यौर और है, इसमें यौ और वो अर्धस्वर है। प्रश्न नंबर 8 है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, तो छ ध्वनि आती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वर्ण व्यंजन की अंतर्गत आती है छ। और मैंने हाव पूछा है आपको, तो ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि छ 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है, वो कौन सा होता है, तो ये होता है अदब क प्लस सौ। यह हिंदी वर्णमाला का एक संयुक्त व्यंजन है, छ त ज्ञ और स्र होता है।
अगला है प्रश्न नंबर 9, अनुनासिकी का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिकी का संबंध दोस्तों नाक और मुख से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जिन वर्णों या स्वरों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिकी कहते हैं। जैसे चंद्र बिंदु होता है, केवल नाक से ही निकलने वाली ध्वनियां अनुस्वार होती हैं। अगला और अंतिम प्रश्न आप कराऊंगा मैं ये, क्योंकि इसके बाद का मैं फिर एक ही वीडियो में कराने के लिए हो जाता है। वीडियो काफी बड़ी हो गई है वो शॉर्ट नोट बताने के चक्कर में, तो इस चक्कर में मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। वर्णमाला में लुंठित या परकंपी व्यंजन कौन सा होता है? तो लुंठित या परकंपी व्यंजन जो होता है ये भी हमने आपको बताया है, ये होता है र, ठीक है, य, र, ल, व किस प्रकार का होता है ये आपको कमेंट में बताना है। य भी और ल भी, ठीक है, तीनों के तीनों हैं ये, इनको आप बता देना। य और ल वो, ठीक है, इसको लुंठित और परकंपित भी कहते हैं। और को क्या कहा जाता है ये कमेंट में आपको बताना ही बताना है। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा बेलन की भांति लुढ़कती है या परकंपित होती है उसे लुंठित परकंपित र या ल पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इसी तरह से ये वाला हो गया है। अब हम 11 से पूरा 30 तक एक ही वीडियो के माध्यम से आपको करा देंगे, ठीक है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।